एजुकेशन सिस्टम कभी हमारा राइट्स होता था, अभी वो एक बिजनेस है। तो क्या चीजें हैं जो हमें अभी चेंज करना चाहिए? एजुकेशन का जो मोटिव है ना, वही हम लोग भूल चुके हैं। जब मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे रेलवे में जॉब चाहिए। साइंस भी लेना पड़ेगा, मैथ भी लेना पड़ेगा, हिस्ट्री भी लेना पड़ेगा। ये तो सिर्फ फिजिक्स पढ़ना था, कंपलसरी क्यों है? प्रैक्टिस से क्रिकेटर ना होता ना, तो सचिन तेंदुलकर से ज्यादा गावस्कर का बेटा रोहन गावस्कर होता। स्वामी विवेकानंद जी ने यही कहा है, एवरी चाइल्ड हैज गॉट द इनेट परफेक्शन, द जॉब ऑफ अ टीचर इज टू मेक हिम मैनिफेस्ट। लड़की के साथ कैसा ट्रीट करते हैं ना, आप उससे जज कर सकते हो कि आप कैसे पेरेंट्स। फादर ने यही कहा था, ऑल द पेरेंट्स शुड प्ले द रोल ऑफ नेट इन सर्कस। जाली होती है ना, वही रोल अदा करना चाहिए। तुम्हारी लाइफ जहाँ मर्जी जाए, मेरे अकाउंट में पैसे आने चाहिए। आज तक के करियर में मुझे इससे बड़ा रिवार्ड नहीं मिला है। इन्फॉर्मेशन तो कोई कहीं से भी कलेक्ट करता है। आज के समय में बहुत सारे ऐसे सोर्सेज उपलब्ध हैं, बस एक मोटिवेटर चाहिए। कहानियां जब सुनते थे बच्चे ना, तो किसी बात का जिक्र हो कि तालाब था या एक नदी है या पहाड़ था, तो बच्चों के सामने विजुअल कुछ नहीं होता था। वो सुनते थे और वो अपना इमेजिनेशन दौड़ाते थे कि वो पहाड़ कैसा होगा, नदी कैसी होगी। लेकिन आज जब वो टीवी में सीरियल देखते हैं, तो सभी बच्चों का के सामने एक ही पहाड़ होता है, एक ही नदी होती है, एक ही सीन होता है। डांट पड़ेगी, हमने कुछ काम नहीं किया। आज वो चीज खत्म हो चुका है एक तरह से। पहले टीचर्स के जॉब लेनी हो तो जो इंटरेस्टेड होते थे, लगभग वही व्यक्ति उसमें आते थे। डिमांड बढ़ती गई और फिर इसमें भी करप्शन इतना आ गया। आज के एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि एजुकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा बातें की हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि रियल एजुकेशन क्या है? एजुकेशन गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट एरो एरो प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। हमारे साथ आए हैं नरेंद्र आर झा सर। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सर। थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं आप? बस बिल्कुल बढ़िया, और यहाँ आके और बढ़िया हो गया। नरेंद्र आर झा सर ने अपनी पूरी लाइफ एजुकेशन पे समर्पित की है और इनसे हम करेंगे बहुत सारी बातें। और अगर पॉडकास्ट पसंद आए तो सबसे पहले तो आप लाइक कर दो पॉडकास्ट, क्योंकि हमें ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। पॉडकास्ट शुरू करते हैं। तो सर, आपके टाइम पे एजुकेशन सिस्टम कैसा था? उन दिनों जो मुख्य सोर्स होता था एजुकेशन का, टीचर होते थे। हम्म। और टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में ऐसा एक बाउंडिंग होता था कि एक फैमिली रिलेशन जैसा होता था। गांव में अगर कोई शिक्षक हो तो एक एक बच्चे को जानते थे, उसके पेरेंट्स को जानते थे, उसके हाँ, घर के माहौल को ये जानते तो थे। मैंने भी सुना है। हाँ, हाँ, और उसी तरह से वो ट्रीट करते थे, और बच्चों में भी एक डर होता था उस बात का। बहुत ज़्यादा डर होता था। यस, डांट पड़ेगी, हमने कुछ काम नहीं किया। आज वो चीज खत्म हो चुका है एक तरह से। अभी आजकल के जो लोग हैं ना, उनका गोल ही रहता है मनी। यस, बिल्कुल सही बात है कि अभी हमारे माइंड को डाइवर्ट करने के लिए पहले वही क्या मोरल वैल्यू पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था, माइंड के डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था, थिंकिंग माइंड बनाने की कोशिश होती थी। अब वो चीज नहीं रहा है। जैसे पहले कोई क्वेश्चन का आंसर ही देना है कि डिस्क्रिप्टिव देना है, तो डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन के आंसर अगर 5 बच्चे लिख रहे हैं तो पांचों का डिफरेंट होगा, सही आंसर होते हुए भी, क्योंकि सब की अपनी व्यू होंगे, अपना ओपिनियन होगा, अपना नजरिया होगा। जैसे कोई निबंध लिखता है तो टॉपिक एक ही है, बहुत अच्छे पांचों के निबंध है, लेकिन वर्डिंग बिल्कुल एक नहीं होंगे। लेकिन जब आज का है एमसीक्यू जो आता है, तो उसमें अगर 5 स्टूडेंट है, पांचों का सही आंसर है तो बिल्कुल सेम होगा। हाँ। मीन्स अपनी क्रिएटिविटी डालने का उनको कोई अवसर नहीं है, इसलिए थिंकिंग डेवलप नहीं होता है। आज के एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि माइंड को सोचने के नहीं मिलता है। इंफॉर्मेशन जितना ज़्यादा होगा कलेक्शन, उतना अच्छा स्टूडेंट उतना माना अच्छा। जाएगा। ये तो सर आपने बहुत ही ज़्यादा पॉइंट वाली बात की है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, और जैसे पहले दादी नानी ये सब कहानियां सुनाती थी, हाँ। तो कहानियां जब सुनते थे बच्चे ना, तो किसी बात का जिक्र हो कि तालाब था या एक नदी है या पहाड़ था या कोई जानवर था, ऐसे राजा हो या रानी हो, कोई भी, तो बच्चों के सामने विजुअल कुछ नहीं होता था। वो सुनते थे और वो अपना इमेजिनेशन दौड़ाते थे कि वो पहाड़ कैसा होगा, नदी कैसी होगी। लेकिन आज जब वो टीवी में सीरियल देखते हैं, तो सभी बच्चों का के सामने एक ही पहाड़ होता है, एक ही नदी होती है, एक ही सीन होता है। यानी उनको माइंड दौड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हम उपन्यास पढ़ें
तो उपन्यास पढ़ते हैं तो हमारी कल्पना शक्ति अपने ढंग से काम करती है। नायक और नायिका है, कहाँ है, किस तरह से है, तो हर व्यक्ति पढ़ने वाला अपनी अपनी कल्पना करता है। लेकिन जब हम वही उसी नोवेल पे बने हुए फिल्म देखते हैं तो उस फिल्म में हमारे इमेजिनेशन का कोई काम नहीं है। जो हमारे सामने सीन प्रस्तुत किए जाते हैं वही है। तो यही फर्क आया है। जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली है। तो सर आज के टाइम पे जब आप पढ़ाते हो तो आपने क्या-क्या चेंजेस फ़ील किए हैं कि ये चीज़ें पहले होती थी और अभी नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? आपने क्या फ़ील किया है? जहाँ तक मेरी बात आप पर्सनली करेंगे तो मैं तो अपने को चेंज नहीं होने दिया। जिस तरह से मैं पढ़ा था हुँ, लगभग मेरी पूरी कोशिश वही रही कि मेरे क्लासरूम की टीचिंग उसी तरह की रहे। ये है कि गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन है जिसके कारण हमें उस हिसाब से चलना पड़ता है, लेकिन फिर भी कोशिश यही रहती कि जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें बदलाव ना आए। और यही कारण है कि आपको ये बात बताऊं कि मैं पहले टीचर नहीं बनना चाहता था, अच्छा। लेकिन कई कारणों से टीचर बन गया। और टीचर बन गया तो फिर मैं ऐसा मानता हूँ कि स्टूडेंट्स ने मुझे परफेक्ट टीचर बना दिया। उनकी समस्याएं, उनकी बातों को लेकर हम इतने इन्वॉल्व होते थे कि अपने आप में वो रास्ता निकलता गया और हम एक ढलते गए। और इवन 21 में मैं रिटायर हुआ हूँ, जहाँ पर इस समय में ऐसे ब्लेम किया जाता है स्टूडेंट्स को कि आज के स्टूडेंट्स में वो बात नहीं है, वो मान सम्मान ये सब नहीं है जो पहले हुआ करती थी। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। मुझे जो अनुभव हुआ है अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष तक भी मुझे ऐसा लगा। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं सफल शिक्षक हूँ, लेकिन जो स्टूडेंट्स के रिएक्शन से सब आए हैं, हमारे समाज में स्वीकृति आई है, उससे लगा कि स्टूडेंट्स ने मुझे एक सफल टीचर बना दिया। और उसका मूल कारण यही था कि मैं वैल्यू पे ध्यान देता था। सिर्फ इंफॉर्मेशन वाली बात नहीं होती थी, वो कैसे उनका सोच डेवलप होगा, अच्छी मोरालिटी कैसे जान पाएंगे, उसका वैल्यू कैसे जान पाएंगे, हमेशा यही कोशिश रही। इंफॉर्मेशन तो कोई कहीं से भी कलेक्ट करता है। आज के समय में बहुत सारे ऐसे सोर्सेज उपलब्ध हैं, बस एक मोटिवेटर चाहिए। और जब कभी कोई मोटिवेटर अच्छा मिलता है तो बच्चे उस चीज़ बहुत मन से एक्सेप्ट करते हैं और वो मोटिवेटेड हो भी जाते हैं। आपके जैसे टीचर्स की रैली में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आजकल के जो टीचर्स होते हैं आपने भी देखा होगा कि वो सिर्फ पढ़ाते हैं एंड देन चले जाते हैं, उनको स्टूडेंट से इतना कोई मतलब नहीं होता। पर पहले के जो टीचर होते थे वो रियल एजुकेशन पे ध्यान देते थे कि बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। पर आजकल के टीचर्स में ये बात कहीं देखी ही नहीं जाती। ये जो व्यापारीकरण है ना, हर क्षेत्र में आ चुका है, ये हम देख रहे हैं। पहले टीचर्स के जॉब लेनी हो तो जो इंटरेस्टेड होते थे लगभग वही व्यक्ति उसमें आते थे, क्योंकि बाद में समय ऐसा नौकरी की कमी कही है, चाहे जो कारण ही कही है, डिमांड बढ़ती गई और फिर इसमें भी करप्शन इतना आ गया, तो फिर ऐसे लोग भी आने लगे जो मन से टीचर नहीं थे लेकिन आ गए तो बन गए फिर वो। और इस तरह के शिक्षकों के आने से, लेकिन फिर से मैं वही कहूँगा कि स्टूडेंट्स अच्छे हैं, वो टीचर का सम्मान करते हैं। हमने एज ए प्रिंसिपल देखा है कि एक ही क्लास में अगर डिफरेंट पीरियड में डिफरेंट टीचर्स जाते हैं तो स्टूडेंट्स का जो रिएक्शन होता है उनके प्रति डिफरेंट होता है। स्टूडेंट्स वही है, क्लासरूम वही है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका जो तरीका होता है वो अलग होता है। किसी टीचर के साथ बड़े पोलाइटली पेश आते हैं, विनम्रता से बात, किसी के साथ बड़े रूडली पेश आते हैं। तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन? द टीचर हिमसेल्फ, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि स्टूडेंट्स तो वही है, वो किसी को बड़े अच्छे ढंग से ट्रीट करते हैं, आपके साथ नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं? ये हमारे अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। जी सर, आपने कहा था कि आपको टीचर नहीं बनना था पर आप बन गए, तो सर आपकी जर्नी क्या रही है? जर्नी मेरी तो बड़ी लंबी दास्तान है, लेकिन शॉर्ट में इतना ही बताऊं कि अर्ली एज में हमारे फादर एक्सपायर हो गए थे और हमारी स्थिति बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी। किसी सोर्स का डायरेक्शन लेकर अहमदाबाद में पहुंचे, अहमदाबाद में किसी तरह से अपने पढ़ाई की शुरुआत की। लाइमलाइट सबको पसंद आता है, फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस वाली हर किसी के मन में होती है, तो मेरा इंटरेस्ट था कि कुछ ऐसा रिपोर्टर जैसा बनूं। अच्छा। लेकिन मजबूरियां कुछ ऐसी थी, कोई बैक सपोर्ट नहीं था, इसलिए जब से बीएड के मेरिट लिस्ट में नाम आ गया उस समय डोनेशन सिस्टम में सब नहीं था, जो गवर्नमेंट के सीट होते थे वो उतने ही होते थे। तो उसमें जब सिलेक्शन हो गया तो लोगों ने, हमारे दोस्तों ने बधाई देनी शुरू की, तब मुझे लगा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो चलो ज्वाइन कर ले, जब तक कुछ नहीं है तब तक यही कर लेते हैं। बीएड कर लिया, फिर
यहीं पर विरमगाम तालुका में एक स्कूल है गांव में, वहाँ पे सेकेंडरी स्कूल में नौकरी लगी। 4 साल मैंने वहाँ पे नौकरी की। फिर अहमदाबाद में सेठ सीएल हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल में, हायर सेकेंडरी में इंग्लिश टीचर की जगह की वैकेंसी निकली थी, पेपर में ऐड आया था, वहाँ पे अप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया, जुड़ गया। और वो पीरियड 91 से 2008 तक का पीरियड, हालांकि 2008 के बाद मैं प्रिंसिपल बन गया, लेकिन जब कंपैरिजन करता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे लाइफ का गोल्डन पीरियड था 91 से 2008 का, जब हायर सेकेंडरी में मैं टीचर हुआ करता था। क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन होता था बहुत अच्छा अनुभव था। हम बिल्कुल फ्रेंडली तौर पे पेश आते थे और स्टूडेंट्स भी उसी तरह से हमारे साथ दूसरे को मतलब सपोर्ट करते थे। उनका भी सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा से मिलता रहा। और जो मैंने एक बात कही थी और आज भी हमेशा दोहराता हूँ, मैं टीचर नहीं था, स्टूडेंट्स ने मुझे टीचर बना दिया और अच्छा टीचर बना दिया, ऐसा महसूस होता है। ये बात आपकी बहुत ज़्यादा प्यारी है कि स्टूडेंट ने एक टीचर को एक अच्छा टीचर बनाया। क्योंकि टीचर हर कोई होता है, पढ़ाई कर लो टीचर बन जाओ, पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जब खुलकर बात ही नहीं करेंगे टीचर से, वो अपना क्वेरी बताएंगे ही नहीं टीचर को, अपना इमोशन नहीं बताएंगे, तब तक टीचर कैसे कनेक्ट करेगा। वही एक फियर की बात जो आती है। एक बहुत महान विचारक हैं अपने इंडिया के, जे कृष्णमूर्ति, जड्डू कृष्णमूर्ति, उनका कहना है कि सबसे नुकसानकारक चीज अगर हमारे जीवन में है या किसी के भी जीवन में, तो सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है तो है फियर। हम इस फियर से ही नहीं निकल पाते हैं और इस फियर के कारण ही हमारा जो है ना, जो हमारी क्रिएटिविटी है खत्म हो जाती है। जैसे एज ए टीचर मैं एक एग्जांपल दूं, कुछ टीचर ऐसे करते हैं कि लिटरेचर में भी अगर किसी चीज पे निबंध लिखना है तो क्लास में निबंध ऐसे लिखा दिया और स्टूडेंट को कह दिया कि ये चीज तुम तैयार करके आना नेक्स्ट डे। सपोज कि उसमें 25 सेंटेंसेस हैं, तो स्टूडेंट्स डर से रट के आते थे 25 सेंटेंस, नेक्स्ट डे वो लिख देते थे पूरे के पूरे करेक्ट, लेकिन उसमें एक भी सेंटेंस उनका नहीं होता था। मैं रिलेट कर सकती हूँ उसे। हाँ, वो जो टीचर लिखाए हुए थे वही चीजें वो याद करके आए थे। मेरा ये मानना होता था और मैंने यही कोशिश की थी, स्टूडेंट्स को छूट देता था कि 25 सेंटेंसेस अगर लिखने हैं अपने मन से लिखो, गलतियां होंगी मैं सिखाने के लिए आता हूँ, हमारे टेस्ट लेने नहीं, सिखाने के लिए। और अगर 25 लिख के आते थे, अगर उसमें से 5 सेंटेंसेस भी सही होते थे तो मैं उसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करता था। जो 5 कम से कम उनके हैं, पिछले वाले में 25 में एक भी नहीं है उनका, यहाँ कम से कम 5 सेंटेंसेस उनके हैं तो लिखे। यस, 20 सेंटेंसेस गलत है कोई बात नहीं। और इस चीज को मुझे भी अच्छा लगा और ये देखा कि इसका काफी कुछ पॉजिटिव असर स्टूडेंट्स पे पड़ता था। फिर उनमें उत्साह बढ़ता था क्योंकि डर नहीं होता था उन्हें, ऐसा नहीं कि गलती होगी तो मुझे पनिश किया जाएगा, ये डर नहीं होता था। वो एक फ्रेंडली तौर पे ही पेश आते थे। हाँ, उनको एक हिदायत में जरूर देता था हमेशा, तो बच्चों को ये कहता था कि अगर बाप बेटे के कंधे पे हाथ रखे, बाप का बड़प्पन है। बाप अगर बेटे के कंधे पे हाथ रख के बात करे तो ये बाप का बड़प्पन है, लेकिन बेटा अगर बाप के कंधे पे हाथ रख दे तो ये उसकी बदतमीजी है। इतना डिस्टेंस भी हम लेकर चलते, एक मर्यादा वाली बात भी होती थी उनमें। कॉम्प्लीमेंट्स इस तरह के मेरे लाइफ में आए जो बड़े यादगार हैं। एक बार मैं कोई बड़ा अच्छा टॉपिक क्लास में चला रहा था और बच्चे बिल्कुल इन्वॉल्व थे उसमें, और इतने बज गई पीरियड ओवर होने की, और फर्स्ट बेंच पे एक स्टूडेंट बैठी थी, उसने अपना हाथ बेंच पे इतनी जोर से मारा, सब का ध्यान उधर चला गया। बोले ये क्या हुआ? उसके साथ उसका रिएक्शन था कि सर आपका पीरियड इतना छोटा क्यों होता है? तो आज तक के करियर में मुझे इससे बड़ा रिवार्ड नहीं मिला है। उस बच्चे को मैं आज तक भी याद करता हूँ कि इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट उसने दिया। और फिर बाद में जब एक विदाई की बात आई थी 12th वालों की, तो उस समय अपने स्पीच में मैं कहा भी था कि किसी ने मुझे पूछा था कि सर आपका पीरियड इतना छोटा क्यों होता है, तो मेरे तो आज 35 मिनट का पीरियड छोटा लगा। उन लोगों का 2 साल कैसे गुजर गया ये मुझे नहीं पता चला, ये 2 साल मुझे ज्यादा छोटा लगा। दैट्स सो क्यूट। बहुत यादगार मेमोरीज रही होंगी आपकी। एक अपनी कोई सबसे मतलब इसके अलावा कोई और प्यारी मेमोरी अगर आप शेयर करना चाहें तो? जैसा कि आपको पहले बताया कि मैं स्टूडेंट से बहुत ही जुड़ा रहता था। एक बार ऐसा भी है कि किसी को बर्थडे पे गिफ्ट दिया तो ब्लैंक डायरी खरीदता था और उस पे के हर पेज पे ऊपर में कोई अच्छे थॉट्स लिख के दे देता था। एक बार एक स्टूडेंट बर्थडे था, ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो उसके नाम उसकी प्रतिभा को खान करते हुए, वर्णन करते हुए गीत लिखा और वो गीत को कर दिया। अच्छा। वो बड़ा खुश हुआ
बरसों बाद, मुझे वो बात याद नहीं थी, आज अहमदाबाद में होम्योपैथी का एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, वाह। रिसर्चर भी है, तो सुनेगा तो मुझे ख्याल आ गया, प्रदीप रेस्टोरेंट है, उसके क्लिनिक के इनॉग्रेशन में उसने इनवाइट किया, तो गए थे। फिर मुझे पता चला कि ये डॉक्टर बन चुका है। फिर इसके कारण कुछ थोड़ी छोटी मोटी तकलीफ तो थी, तो मैं गया उसके पास कि अपना स्टूडेंट ही है तो जाऊं। तो मैंने बातें की उनसे, उसने मेडिसिन भी दिए। जब मैंने फीस की बात की, बोलता है सर आपसे फीस लूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बोला देखो तुम प्रॉफिट वाली चीज नहीं लेना, लेकिन मेडिसिन बाहर से मंगाते हो, कम से कम वो चीज ले लो। उसके बाद उसने बड़े इमोशनल होके कहा कि सर आप मेरे लिए क्या हो, शायद आपको पता नहीं है। फिर आप, उसने अपना एक ड्रॉअर खोला और वो वही कागज निकाला जो गीत मैंने बर्थडे के लिए करते हुए लिखा था, और बोला कि सर ये है, ये से मैं कैसे संभाल के रखता हूँ और मेरे लिए कितना प्रेरणा स्रोत बना रहा है गीत। तो फिर अब आप समझ लो कि मैं आपसे कैसे फीस ले सकता हूँ। आज की जो जनरेशन है ना सर, ये एक चीज बिल्कुल ही भूल चुके हैं, या शायद उनको पता नहीं है, पर ऐसे लोग कहते हैं ना कि माँ का रिश्ता अच्छा है, पिता का रिश्ता अच्छा है, या भाई बहन का अच्छा है। एक और रिश्ता बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, वो होता है स्टूडेंट और टीचर का। अगर एक सही टीचर और एक सही स्टूडेंट हो, उनके बीच में जो इमोशनल कनेक्शन होता है ना, वो किसी पवित्र रिश्ते से कम नहीं होता है। ये रिश्ता सही में इतना ज़्यादा प्यारा है कि आज का जनरेशन नहीं समझ सकता ये रिश्ते को। बिल्कुल, इस बात से मैं सहमत हूँ। और कहा जाता है कि माता पिता ऐसा रिश्ता होता है कि बच्चे जितने आगे निकले, जितने अच्छे दिखे, उतनी खुशी होती है। और वैसा ही रिश्ता गुरु का है। गुरु का होता है। बच्चे जितने आगे निकलते हैं, उनको प्रसन्नता होती है कि हाँ, की ख्वाहिश होती है कि हमसे आगे निकल जाए। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु का रिश्ता जो है एक अनमोल रिश्ता है, जिसमें ईर्ष्या वाली बात नहीं होती। भी गुरु को ईश्वर का स्थान दिया जाता है, तभी ये कहते हैं कि माँ के बाद गुरु ही आते हैं। जी बिल्कुल सही। कल ही सुन रहा था, एक बड़े अच्छे चिंतक हैं गुजरात के ही, उन्होंने ये कहा था कि दुनिया में कोई भी सफल व्यक्ति हो, किसी भी क्षेत्र में हो, गुरु के ना हो। ये तो सही बोला। जो एजुकेशन सिस्टम कभी हमारा राइट्स होता था, वो ह्यूमन राइट्स था, अभी वो एक बिजनेस है। तो क्या चीज़ें हैं जो हमें अभी चेंज करना चाहिए एज पर एज यू? एजुकेशन का जो मोटिव है ना, वही हम लोग भूल चुके हैं। एजुकेशन का मुख्य मोटिव क्या है? माइंड को डेवलप करना, माइंड को हम डेवलप कर सके, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन हम उद्देश्य ही भूल चुके हैं। चाहे गवर्नमेंट की तरफ से बात हो या समाज की तरफ से बात हो, सिर्फ बिजनेस तो बन ही चुका है। हम लोग यही देख चुके हैं कि कंपटीशन दिखाने के लिए लोग हैं कि 90% आ रहे हैं, 99% आ रहे हैं। आप देखेंगे कई कई कॉलेज के जो कट ऑफ लिस्ट सब आते हैं तो 100% पे होते हैं। और जब जो किसी जमाने में 60% लाना, किसी जमाने में फर्स्ट क्लास से पास करना, 60% लाना बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती थी। बड़े अच्छे कवि की बात याद आ गई। कहते हैं स्कूल यानी गार्जियन को लूटा जाता है और बच्चों को कूटा जाता है। ओके, ये है आज का स्कूल। तो अब तो कूटने पर पाबंदी लग गई है, वो बंद होगी, लेकिन लूटना बढ़ गया। लूटना बहुत हाँ, बढ़ तो गया। चूंकि कूटना बंद हो गया तो बैलेंस बनाने के लिए वही बात लूटने पे बढ़ा दी गई। बिल्कुल बिल्कुल तो पहले बटा हुआ था, यानी ये टॉर्चरिंग बटा हुआ था। जी। थोड़ा पेरेंट्स को लूटे, थोड़ा बच्चों को बच्चों कूटे। को लेकिन अब बैलेंस बनाने के लिए एक तरफा हो गया पूरा एक चीज। तो हॉस्पिटल के लिए भी उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि हॉस्पिटल क्या है, तो बोलता है जमीन से सड़क पे जाने के बीच में जो टोल टैक्स आता है ना, वो हॉस्पिटल है। ओके, सो अगर लूटने की बात हो रही है, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी जितने भी स्कूल है, चाहे वो किसी एक छोटे से सोसाइटी के अंदर क्यों नहीं, वो भी अपने आप को इंटरनेशनल स्कूल दिखाता है। दैट मीन्स वो बढ़ चढ़ के मार्केटिंग करता है। इसलिए नहीं कि उसे एजुकेशन देना है, इसलिए कि उसे एजुकेशन बेचना है। पहले जो एजुकेशन था वो एक डिसिप्लिन था, और अभी एक ब्रांड बन चुका है। अभी सब सारे स्कूल्स के अपने लोगो होते हैं, जो स्टूडेंट के बैग पे, उसके बुक पे, उसके नोटबुक पे, इवन यूनिफॉर्म में उस पे भी है। अगर वो नहीं है तो वो स्कूल का स्टूडेंट नहीं है, वो वहाँ पढ़ने नहीं जा सकता। बिल्कुल, इस बात से मैं सहमत हूँ। और ये सिर्फ एजुकेशन में नहीं, आप देख हर जगह पे मार्केटिंग का तो भूत ऐसा सवार हो गया हम लोगों के ऊपर। मोटिव बदल गया, पहले ज्ञान देना मोटिव होता था, अब पैसे कमाना मोटिव है। पहले स्कूल से सब जो चलाते थे, या सरकार भी
यही कोशिश करती थी कि स्कूल्स इसलिए चले कि हमारे समाज के बच्चों को शिक्षा अच्छा मिल सके। ज्ञान मिल सके, आगे के आने वाले समय में वो compete कर सके। अब बिल्कुल मोटिव चेंज हो गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हम निचोड़ सकते हैं। तो वो बात आती है, चाहे उसके यूनिफॉर्म की बात हो या बैच की बात हो या डायरी की बात हो, ये सारी बातें, शिक्षण के सिवा सब कुछ सब मिलता है कुछ वहाँ पे बच्चे के। बस ऐसा कहा जाता है कि ये सारे चीज़ तो आपको संस्था से मिल जाएगी, जहाँ तक पढ़ाई की बात हुई तो आप प्राइवेट ट्यूशन कर लीजिएगा जी। तो पढ़ाई हो जाएगी। उनका मोटिव भी रहता जी है कि मैं स्कूल से कैसे बच्चों को अपने ट्यूशन ले आऊं, बस और वही टीचर घर पे अपने ट्यूशन भी दे रहा है। जी बिल्कुल है। मेरा अनुभव रहा है, जो उड़ान हम विषय के बारे में क्लासरूम में ले सकते हैं ना, जी। पर्सनल नहीं हम ले नहीं सकते। बता पाते हैं। पर्सनल में सिर्फ ये क्या कोई प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन ही होता है, जी। लेकिन विचारों के उड़ान जरूर में जो पढ़ाने में मजा आता है, पर्सनल हाँ, ट्यूशन में ये नहीं एक आई। जो जॉब सेटिस्फेक्शन कहते हैं ना, वो मिलता है। ये मेरा अपना अनुभव है। का जो पर्सपेक्टिव था वो था बच्चों को एजुकेट करना। आजकल के जो टीचर्स है उनका जो मोटिव होता है ना, वो होता है पैसे कमाना। कैसे 6 महीने तक हम सारे स्टूडेंट को अपने स्कूल से अपने ट्यूशन में ले आए। इनका मोटिव चेंज हो गया। पहले मोटिव था कि हम जो थॉट्स, जो एजुकेशन हम बच्चों को दे रहे हैं वो उनके लाइफ में काम आएगा। पर अभी है कि तुम्हारी लाइफ जहाँ मर्जी जाए, मेरे अकाउंट में पैसे आने चाहिए। तो वही उन पैसों का, देखिए पैसे तो आ जाते हैं, सोचने वालों का क्या अलग अलग होता है। जी। मैं आपको बताऊं मुझे क्या मिला है, चाहे बिग बाजार हो या कोई मॉल हो, वैसे जाएंगे नमस्ते सर आप यहाँ कैसे, इस तरह की, तो तब ऐसा फक्र महसूस होता है ना। स्टूडेंट्स चूंकि उस तरह के लाइफ रहा है, टीचिंग लाइफ में इतने फ्रेंडली रहे हैं कि वो भागना नहीं चाहते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल। बहुत फक्र महसूस होता है अपने प्रोफेशन पे। जी। जो मैं कहा था कि पहले टीचर बनने की इच्छा नहीं थी, और अब इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि अगर टीचर नहीं बना होता ना तो बहुत बड़ा लॉस लाइफ में हुआ होता। बिल्कुल, कई टीचर अपनी छवि स्टूडेंट पे इस कदर छोड़ते हैं ना कि चाहे पब्लिक प्लेस में उस बच्चे ने देखा ना टीचर को तो वो छुप जाएगा, अरे सर जा रहे हैं यहाँ से। पर कई टीचर अपनी छवि स्टूडेंट पे ऐसा डालते हैं कि अरे वहाँ से सर जा रहे हैं, वहाँ मुझे जाना चाहिए, उनको हेलो करना चाहिए, उनको नमस्ते करना चाहिए। तो ये उनका अपना पर्सपेक्टिव होता है उस टीचर को लेके। पर इसमें सबसे बड़ी अगर देखा जाए तो वो टीचर का जीत है कि उन्होंने अपने बच्चों को, दैट मीन्स स्टूडेंट को, इस कदर समझाया है, इस कदर नॉलेज दिया है कि वो उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ स्कूल में नहीं, कहीं भी पब्लिक प्लेस पे भी वो सबके सामने ये मानने को रेडी है कि ये जो व्यक्ति है ये मेरे गुरु है। एक बहुत अच्छी बात है। इसी कारण मेरा नजरिया जो बदला है, मैं हमेशा कुछ चीजों में अलग सोच रखता हूँ। जनरली ऐसा देखा जाता है कि लोग न्यू जनरेशन को बहुत ब्लेम करते हैं कि इस जनरेशन में वो बातें नहीं है, लेकिन मेरे अनुभव के आधार पे तो मैंने यही देखा है कि कुछ है इस जनरेशन में, बिल्कुल। मुझे वो चीज़ मिली है। शर्त यही है कि आप भी उसी तरह से ट्रीट किए हो बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आज के समय में बच्चे उसी तरह के हैं। जब वो जनरेशन गैप वाली बात आती है तो आज नहीं, जब क्लास में पीरियड लेता था तो मैं पहले ही कहा कि हमेशा से, और इस बात पर जोर देता हूँ कि टीचर का काम है मोटिवेट करना। गुजराती में एक कहावत है कि भणावानु नहीं भणता करवानु छे। नहीं, विद्यार्थी को हमें पढ़ाना नहीं है, उसे पढ़ते हुए करना है। वो आपको, खुद हाँ, पढ़े। आपको उस चीज से वो डरे नहीं, उसको इंटरेस्ट जग रहा है, ऐसा आपको करना है। वरना टीचर अगर ये सोचता है कि मैं ही पढ़ाता हूँ तो बच्चे पढ़ते हैं। टीचर का पढ़ाया हुआ स्टूडेंट आईआईटी इंजीनियर और मेडिकल का कभी स्टूडेंट नहीं कैसे बन पाता? नहीं करता, क्योंकि वो तो टीचर उसको 2 घंटे यस, पढ़ा रहा है, 4 घंटे हाँ, पढ़ा रहा है। एक रास्ता दिखाना है। हम्म। मैं यही मान के चला कि आई एम नॉट परफेक्ट, बस यही है कि हमें स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है, वो हताश ना हो जाए, कहीं गिरे नहीं, बिल्कुल। उसे आगे बढ़ने देना है। एक आपके पॉडकास्ट के माध्यम से जरूर डालिएगा। एक स्टोरी बड़ी अच्छी पढ़ी थी जिसमें एक हस्बैंड वाइफ है, 20वीं शादी के सालगिरह पे अपने वाइफ को एक लेटर लिखता है। उसका टाइटल था डू यू रिमेम्बर, ओके। क्या तुम्हें याद है। और वो अपने 20 साल पहले जब उनकी के शुरुआत हुई थी, एक दूसरे से मिले थे, तो शुरू होकर उनके बीच में जो गैप था, एक बड़े रिच फैमिली से थे, एक बहुत वाली फैमिली से थे, लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, जुड़े रहे, शादी हुई।
उनकी बच्ची 18 साल की बच्ची है, तो वाइफ अपने हस्बैंड को लेटर में लिखती है अपनी जो 18 साल की बच्ची है का अफेयर एक लड़के के साथ है, फाइनेंशियली हमसे बहुत वर्ड है। पुअर है, तो क्या करें, यानी अपनी चिंता वो व्यक्त करती है। उसका हस्बैंड वही लेटर जो जवाब में लिखता है, डू यू रिमेम्बर, हमारी ऐसी स्थिति जो थी याद है, हम भी इसी पोजीशन पे थे, लेट देम ट्राई, लेट देम गो हेड, कि जो उसका एसेंस था लास्ट का 3 लाइन, इस फादर ने यही कहा था कि ऑल द पेरेंट्स शुड प्ले द रोल ऑफ नेट इन सर्कस। पेरेंट्स को इसमें जैसे जाली होती है ना, नेट लगा होता है। वही रोल अदा करना चाहिए। बच्चों को रिस्क लेने से नहीं रोकना है, रिस्क लेना सिखाना है। बस रोल क्या अदा करनी है, वो कहीं भूल से गिरे से तो मैं नेट जो उसे क्या कर लेता है, बचाना। नेट उसे संभाल लेता है, बचा लेता है। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को रिस्क इतना डरा देते हैं, इतना हम डरा चुके होते हैं कि जो सुसाइड से वाली बात आती है कि कभी अफेयर में बच्चे असफल होते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं, उसका कारण यही साइकोलॉजिकल कारण है, नहीं कि वो प्रेम में असफल हुआ इसलिए आत्महत्या किया। नहीं, उसको कोई हमारी समाज में संभाल क्या नहीं स्थिति पाया। होगी, बिल्कुल। ऐसा हमने उसे मेंटली प्रिपेयर किया है कि वो उस पोजीशन में आ जाता है उसको कि उसे लगता है कुछ कि दिखता नहीं है। मरना ही यस, सही है। वही वही फॉरेन में क्यों नहीं, इंसान तो वही है ना, बिल्कुल। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में स्टेप क्यों नहीं लेते हैं, उसका वही कारण है कि वहाँ पे पेरेंट्स बच्चों को बोल्ड होना सिखाते हैं। ऐसा कर सकते कि 70% लोग ऐसे मिलेंगे जो पास्ट की ओर देखते हैं, इसकी तुलना वो पास्ट से करते हैं, उस समय में ऐसा होता था, ऐसे इस तरह की होता था। फिर आपको 25% आपको ऐसे मिलेंगे वर्तमान में जीते हैं, वो समय वो ठीक था, आज अभी का ये समय ठीक है। ये ठीक है। जी। मुश्किल से % जैसे आपको मिलेंगे जो फ्यूचर को देखते हैं, उस जो समय क्या ठीक हाँ, होगा। कि वो अपने बच्चों को इस तरह से तैयार करते हैं कि आज तो कुछ नहीं है, अभी टाइम 10-15 साल बाद परिस्थिति और बदलेगी, वो क्या होगा, उस तरह से बच्चे को तैयार करते हैं। बिल्कुल। और ये जब एक बार और इस तरह की चर्चा कर रहा था तो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि लड़की के साथ कैसा ट्रीट करते हैं ना, आप उससे जज कर सकते हो कि आप कैसे पेरेंट्स हो। लड़की कहती है आपकी कि पापा एक नया ड्रेस लाना है, 70% वाले कैटेगरी वाले होंगे ना, ठीक है ला दूंगा, फिर वो 25% संडे को अपने साथ में चलूंगा, ले लेना। 5% ही आपको मिलेंगे जो कहेंगे बेटा ये लो पैसा लेकर आओ। अपने ले पसंद का ले। में बुरा लगता है हमें, बच्चा पीछे नहीं पड़ेगा जिंदगी में। वही बात है कि एजुकेशन का क्या वैल्यू है, पेरेंट्स ही बहुत कम समझते हैं। बिल्कुल। समझते कि मैं जो नहीं बन पाया तो मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मेरे बच्चे बच्चे को बनेंगे। डॉक्टर बनाया जबरदस्ती। वो ये नहीं सोचते कि इनके अंदर खूबी है क्या नहीं है। जैसे एजुकेशन के बारे में नरी लोग क्या समझते हैं कि बच्चे का दिमाग है कोरस लेट की तरह से है, कच्चा मिट्टी का लोदा गड़ा है, है, जैसा शेप आकार देंगे चाहे वैसा हो जाएगा। वैसा दे देंगे। कितने सहमत हैं इस बात से? तो मुझे नहीं लगता कि वो जो बच्चे का दिमाग है ना, हम्म, वो कोरा कागज है, क्योंकि उसकी खुद की भी थिंकिंग है, यस, उसके खुद के भी लाइक्स है, उसके खुद के भी डिसलाइक है, उसके खुद के भी डिजायर है, उसके खुद के सपने हो सकते हैं। उसको डॉक्टर नहीं बनना, उसको यस, फुटबॉलर बनना है, वो हाँ, फुटबॉल खेलना चाहता है। यही स्वामी विवेकानंद जी ने यही कहा है कि ये ऑर्डिनरी थिंकिंग है। सेंटेंस उन्हीं के सेंटेंस में डायरेक्ट नरेशन की तरह से कह दूं कि बिल्कुल। एवरी चाइल्ड हैज गॉट द इनेट परफेक्शन, द जॉब ऑफ अ टीचर इज टू मेक हिम मैनिफेस्ट। हर बच्चे में कुदरती पूर्णता होती है। होती ही है, टीचर का काम क्या है, सिर्फ उस चीज को निखारना है। बिल्कुल। अगर प्रैक्टिस से क्रिकेटर बनना होता ना तो सचिन तेंदुलकर से ज्यादा गावस्कर का बेटा रोहन गावस्कर होता। आप बिल्कुल, पता उनके है रोहन, पापा ने हाँ, पूरे ये लाइफ की है, तो उनकी, वो अपने बच्चे को सिखा हाँ, रहा है। सुनील गावस्कर के बेटे से ज्यादा क्रिकेट की शुरुआत, क्रिकेट का माहौल किसको मिला होगा? किसी को नहीं। लेकिन वो नहीं बन पाया उतना सफल, बाप के नाम के बदौलत थोड़े दिन टीम में शामिल किया भी गया लेकिन सरवाइव नहीं कर पाया, क्योंकि कहा जाता है कि कोई चीज मिलता है प्रभाव से और टिकता है स्वभाव और सेक्रीफाइस से। सचिन तेंदुलकर, सिंगर में मोहम्मद रफी, मोहम्मद रफी को तो मैं एक तरह से वर्शिप करूं उस तरह के रोल बना, क्योंकि उस लेवल पे पहुंचने के बाद भी डाउन टू अर्थ वाली जो बात होती है वो लोगों में थी, यानी कि एहसास नहीं था कि मैं क्या चीज हूँ, बिल्कुल। उस तरह की बात होती है। तो जो
इनेट परफेक्शन, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि कुदरती पूर्णता है, बाहर निखारना है। अगर बच्चे को पेंटिंग में इंटरेस्ट है और आप जबरदस्ती चाहे कि उसे हमको सिंगर बनाना है, पेंटर बनेगा ना, वो सिंगर बनेगा, कहीं का नहीं रहेगा। और ये है कि ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग एजुकेशन चाहिए, क्योंकि उसी चीज को निखारना है। निखारना है। तो कोई पेंटिंग के आर्ट है किसी के अंदर, लेकिन उसका अगर माहौल नहीं मिलेगा तो वो दबा हुआ रह जाएगा। उस चीज को अगर निखारा गया तो अच्छा बन जाता है। तो एजुकेशन का यही उद्देश्य है। तुम ये हर बनो। हर स्टूडेंट्स को एक ही कोर्स है, एक ही किताबें हैं, एक ही टीचर है, वो चले जा रहा है। दुनिया में जितने नायाब लोग जो हुए हैं ना, नायाब, वो बचपन में अपने परिवार की बिगड़ी संतान रहे हैं, तो सांचे अलग में नहीं रहे। ढले। हाँ, बिल्कुल वो जो सांचे में ढले वो वहीं के रह गए, उनकी एनर्जी वेस्ट हो गई। जी। सांचे की बात हो रही है तो मैं इस टॉपिक पे थोड़ा सीरियसली बात करना चाहूँगा कि जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे गवर्नमेंट की, प्राइवेट की तो अभी बात नहीं करते, वो तो बिजनेस है, वो एजुकेशन नहीं है। जो गवर्नमेंट के एजुकेशन सिस्टम है, वो जैसे ही हम 10th से बाहर निकलते हैं तो हम उन्होंने निर्धारित कर दिया ये तुम्हें पढ़ना है, ये मैंने बोला है तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। पर उसको तो वो सब पढ़ना नहीं था। उस अगर किसी को रेलवे में जॉब करना है तो रेलवे में उसको क्या करना है, टिकट चेक करना है, को पायलट बनना है, पायलट बनना है, ट्रेन चलाना है। पर उसको क्या पढ़ना पड़ा, उसने जीके पढ़ा है, उसने जीके जीएस मैथ रीजनिंग ये सब पढ़ के क्या है, उसका क्या यूज है क्या वहाँ पे? एजुकेशन से आपको क्या लगता है किस तरह जा रहा है? तो ये हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है और हमारे देश की परिस्थिति है, वो भी बहुत रिस्पॉन्सिबल इसके मामले में। सबसे पहले तो जैसे हम स्टूडेंट्स होते हैं और पेरेंट्स को एक इनसिक्योरिटी वाली बात होती है कि क्या करेगा। और डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वहाँ पर बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि इसे किस फील्ड में भेजना है। बिल्कुल। हमारे यहाँ क्या होता है कि किस फील्ड में इजीली और अच्छी सैलरी मिलने लगे, अंदर क्या क्वालिटी है, उसका क्या इंटरेस्ट है, उसका क्या एप्टीट्यूड है, इस पर ध्यान नहीं देना है हमें। जल्दी से जल्दी कोई नौकरी करे पैसा कमा और अच्छे पैसे कमाने लगे, यही बात है। तो ये क्या जो इनसिक्योरिटी है ना कि क्या करेगा, अगर एक नौकरी नहीं करेगा तो जिंदगी बेकार हो जाएगी। तो ये जो हमारा सामाजिक ढांचा है और हमारे देश की परिस्थिति है, ये बहुत बड़ा जवाबदार है इसके लिए कि मजबूर हो जाता है वही चीज़ करने के लिए कि कहाँ हमें जल्दी मिल जाए मौका। कारण जो हमारे अंदर क्वालिटी है वो डेवलप नहीं हो पाती है। और जहाँ तक एजुकेशन की बात आती है तो हम क्यों ऐसा होता है कि रिसर्चर हम लोग नहीं रखते हैं, उस चीज़ को वैल्यू नहीं देते। फॉरेन कंट्रीज में है ना, जैसे मैं एक बुक पढ़ा था, डायरी ऑफ ए रशियन टीचर गया था, पढ़ा था, तो वहाँ देखा एजुकेशन सिस्टम और उस चीज़ को हम फॉलो करते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है उस चीज़ को नहीं देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको देखो कि प्रोजेक्ट मेथड उधर चलता है, हमने भी फॉलो कर लिया। प्रोजेक्ट मेथड मीन्स प्रैक्टिकल करके लाए। अब वहाँ पर जैसे बैंकिंग अगर पढ़ाना है, यहाँ क्लासरूम में पढ़ाई होती है, बैंकिंग की पढ़ाई कहाँ हो रही है, स्कूल के क्लासरूम में। उसे बताया जा रहा है कि क्या फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, सेविंग्स अकाउंट क्या होता है, ये सारी चीज़, और नॉलेज बिल्कुल नहीं है। प्रोजेक्ट दिया जाता है, क्योंकि हम नकल कर रहे हैं इसलिए प्रोजेक्ट तैयार करके लाना है। स्टूडेंट भी एक दूसरे से कैसे भी करके, पर उसने कभी बैंक देखा ही नहीं, हाँ बैंक देखा वो फील नहीं किया कि क्या होता है। जबकि फॉरेन कंट्रीज में हो, उन सब देशों में क्या होता है कि जैसे प्रोजेक्ट मीन्स क्लासरूम टीचिंग बहुत कम है वहाँ। टीचर ने सिर्फ हिंट कर दिया कि क्या क्या करना है, लेआउट तैयार कर दिया कि क्या होता है बैंक का, ऐसे ऐसे। अब 5 बच्चों का एक ग्रुप है, उनको बोल कि किसी बैंक में जाओ, वो ग्रुप खुद ही तैयार करते हैं। पास में कोई एसबीआई का, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, अपने यहाँ तो ये संभव ही नहीं है जी। न भेजे जाएंगे ना वो स्वीकार करेंगे तो एसबीआई में जैसे कि 5 बच्चे 5 काउंटर पे बैठ गए अलग अलग, कोई कैशियर के पास बैठ गया, कोई मैनेजर के पास बैठ गया, और वो पांचों पूरे दिन उस चीज को स्टडी करते हैं, वर्क का अपना रिपोर्ट तैयार करते हैं, और फिर वो पांचों इकट्ठा बैठ के एक दूसरे से रिलेट करते हैं, हाँ डिस्कस करते हैं। तो वो स्टूडेंट जो लेगा सिस्टम का सब कुछ पता होगा, ऑलरेडी पता होगा। हाँ, और जबकि हमारे यहाँ कॉमर्स ग्रेजुएट करने के बाद भी बैंक में जाता है अकाउंट खोलने के लिए, तो फॉर्म भरने के लिए फिर वो किसी की गाइडेंस तलाश कर रहा होता है।
वहाँ जब साइंस के स्टूडेंट्स 11th-12th के होते हैं, 12th कहा जाता है कि जापान इन सब में उस लेवल के स्टूडेंट हो गए, तो साइंस का अगर स्टूडेंट है तो अपने घर के जितने भी अप्लायंसेज हैं वो सब रिपेयरिंग कर सकता है खुद ही। उतना नॉलेज होता है। तो हम नकल तो कर रहे हैं, लेकिन देखा देखी वाली बात। वही कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए। उसका उद्देश्य क्या है ये वो समझे समझ नहीं पा रहे। जानना चाहता हूँ सर कि जैसे अभी मैं सपोज दैट मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे रेलवे में जॉब चाहिए, मुझे ट्रेन चलानी है, तो मुझे मोस्टली जो मैं बोलूँ तो फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, हाँ, मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा, मैकेनिज्म हाउ पढ़ना ट्रेन पड़ेगा, वर्क्स, कैसे क्या करना है, इलेक्ट्रिक पढ़ना पड़ेगा हाँ, बिकॉज उसमें इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हाँ, होते हैं। पर मुझे पढ़ाया जाता है कि तुगलक ने भारत पे कब हमला किया था, महाविश्व युद्ध में इसने क्या किया, बाबर हाँ, कब मरा था, हुमायूं कब आया, ने कैसे हमला किया था, हमें वो युद्ध के बारे में कौन सी ईस्वी में, पर वो क्या यूज आने वाला है, मुझे कभी यूज नहीं आया क्योंकि मुझे चलाना है ट्रेन। तो ये एजुकेशन इस चीज के लिए, सब्जेक्ट के लिए, आप क्या मानते हो ये सही है जो अभी हमें मिल रहा है? कल तक सही है, और सिस्टम में अपने ये बात अच्छी है कि जैसे 10th तक जो है सभी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने वो पड़ते मैं हैं। भी मानता हूँ कि हाँ, अगर 10th तक है हाँ, तो सब पढ़ो, हाँ, नॉलेज होनी यस, चाहिए, हाँ, भारत क्या है, यस, हिस्ट्री क्या है, बिल्कुल, हाँ, नॉलेज होनी चाहिए। पर उसके बाद मुझे अगर कहीं स्पेसिफिक में जाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ मशीन के बारे में जानना है, तो उसमें मशीन के साथ साथ हमें 5 सब्जेक्ट और लेने हाँ, पड़ेंगे, हाँ, हाँ, तभी मैं पढ़ तभी, पाऊंगा। हाँ, साइंस भी लेना पड़ेगा, मैथ भी लेना पड़ेगा, हिस्ट्री भी लेना पड़ेगा, पर मुझे तो सिर्फ फिजिक्स पढ़ना था, तो ये कंपलसरी क्यों है? तरह की इस और तो हम अच्छे ही ढंग से बढ़ रहे हैं, थोड़े और सुधार की जरूरत है, लेकिन जैसे कहा कि 10th तक तो पूरी दुनिया का नॉलेज हमें हर तरह से जी। होना चाहिए। जैसे हम स्टोरीज पढ़ते हैं या इतिहास से पढ़ते हैं तो हमें जानकारी मिलती है कि हमारे अंदर क्या कमी थी, क्या चीज़ होता है। तो कहा ना कि माइंड डेवलप होना, बिल्कुल वो बहुत ज़रूरी है। और जब माइंड डेवलप तो आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या हम सीमित होते चले जाते हैं। जैसे हायर सेकेंडरी में आप जाते हैं तो पहले ये था कि बायोलॉजी भी है और भी मैथ्स लेना भी ही है, पड़ेगा। दोनों पढ़ना पड़ता था, फिजिक्स केमिस्ट्री है ही। अब ये ऑप्शन आ चुका है कि आप मैथ्स ले या बायोलॉजी ले, दो में से ऑप्शन ले। मीन्स दूसरे का, अगर इंजीनियरिंग लाइन में आपके जाने की इच्छा है, जैसे आपने ट्रेन के ड्राइवर की बात की, तो फिर आपको बायोलॉजी लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से फिर जब 12th हम कर लेते हैं तो उसके बाद इंजीनियरिंग में जब हम जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, हाँ, तो फिर डिफरेंट बात तो, हाँ, तो अलग अलग है उनका। तो काफ़ी हम सुधार किए हैं कि मतलब वेस्टेज नहीं हुई, लेकिन बिगिनिंग में सभी चीज़ का नॉलेज पहले पूरे वर्ल्ड को वो तो मैं समझने भी के लिए। मानता हूँ, एटलीस्ट जो 10वीं जो 10th है वहां तक मैं मानता हूँ सब कुछ पढ़ा हाँ, हो, हाँ, क्योंकि नॉलेज होने चाहिए कि जी, हमारा हाँ, क्या इतिहास हाँ, रहा है, हाँ, हमारा क्या प्रेजेंट है और हमारा क्या फ्यूचर होगा, उनको पता होना चाहिए सब कुछ। पर मैं बस इस चीज के लिए मैं अभी भी सहमत नहीं हूँ हाँ, इस चीज के लिए कि अगर हमें नेवी में जाना है, नेवी के बाद भी मुझे लाइक वो चीजें पढ़नी पड़े जो वहां पे कभी यूज में नहीं आएगा। ये पढ़ा हो ना कि पानी का फिजिक्स क्या है, हाँ, कि शिप को हम कितने रफ्तार से चलाएंगे तो वो पानी के ऊपर चलेगा और कहाँ हम रुक जाएंगे तो मे बी वो कोलैप्स कर जाए, चीज उसके लिए जरूरी है वो पढ़ाओ। हाँ, तो इंजीनियरिंग में जब जाते हैं बच्चे तो वही चीज़ हो जाए, सिक्योरिटी वाली बात है। जैसे स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहा है, जैसे आप नेवी की पढ़ाई किया, उसमें फिर कंपटीशन, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसने कर ली, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ उसका, क्या वो स्टडी तो उसकी बेकार चली गई, काम की नहीं रही। अब वो कोई नया बिजनेस स्टार्ट करेगा, उसे ABCD से शुरू करना है, लगे कुछ नहीं है। तो ये जो हमारे देश में है, चूंकि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, जिस क्षेत्र में जा रहा है, तो ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट की होनी चाहिए कि उस फील्ड में हम उतने को ही आगे बढ़ने दें जिसके लिए आगे गुंजाइश हो। बिल्कुल, फिर ऐसा नहीं कि वो उसका सारा सब कुछ बेकार चला जाए। ये काफी अच्छी बात कही है आपने, मेरा थोड़ा सा पर्सपेक्टिव आपने चेंज किया है कि अगर कोई सपोज दैट नेवी की तैयारी कर रहा है और स्कोप है ही नहीं, 90 बच्चों ने वो तैयार किया पर 50 बच्चे का ही सिलेक्शन होना है, तो वो 40 बच्चे को जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ा, उसने नेवी के बजाय से उसने मे बी रेलवे का भी पढ़ रहा था वो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो भी सब्जेक्ट उसको लेना पड़ा, वो GK GS सब रीजनिंग सब पढ़ रहा था, तो मे बी जब उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो चीज उसको काम में आएगा, अब वो रेलवे की तैयारी कर सकता है बिकॉज उसने GK GS पढ़ा हुआ है। तो ये आप कहना चाहते हो कि एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बनाया गया है
हाँ, वो चीज़ है, लेकिन जो आपकी बात है ना कि वेस्टेज जो जाता है, तो वही कहा कि जिस फील्ड में वो पढ़ाई कर रहा है उसमें अगर उसे चांस नहीं मिला, तो ये हमारे देश की खराब परिस्थिति है। और ये खिलौने बन के एक फुटबॉल की तरह से बहुत बड़ी संख्या हमारे स्टूडेंट की ये फुटबॉल बन के रह जाते हैं। बिल्कुल, कभी इधर हाँ, कभी कभी उधर इधर कभी। तो सर हमने ये पूरे पॉडकास्ट में एजुकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा बातें की हैं, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके नज़र में एजुकेशन है क्या, मतलब रियल एजुकेशन क्या है? एजुकेशन की के अंदर क्वालिटी छुपी हुई है, कुदरती उसमें जो गुण छुपा हुआ है, खाना ऐसा माहौल मिले, उसे ऐसे ट्रेनर मिले कि उसी की क्वालिटी को जाए, उसे सप्रेस ना किया जाए, उसे दबा ना दिया जाए, जी, वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे बच्चे इतने कॉम्पिटेंट बनते हैं कि उस क्षेत्र में अपना नाम कर सकते सही बात की। लोग एक्चुअली एजुकेशन को इतने गलत तरीके से देखते हैं कि एजुकेशन यानी कि जो हम किताबों में पढ़ रहे हैं वही है, या जो हमें टीचर पढ़ा रहे हैं वही है। पर ये बात स्टूडेंट्स भी भूल जाते हैं और टीचर खुद भी भूल जाते हैं कि रियल एजुकेशन है कि आप किसी के पर्सनालिटी को कितना ज़्यादा निखार सकते हो। स्टूडेंट की असल में पहचान तब बनती है जब उसके पास सच में एजुकेशन होता है, उसको एक विजडम मिलता है कि उसको क्या लाइफ में करना चाहिए और क्या, क्योंकि एजुकेशन फ्रीडम देता है लोगों को, ताकि वो कोई भी क्षेत्र में जाए, चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, चाहे कुछ भी बने, वो उस जिस भी प्रोफेशन में जाएगा उस प्रोफेशन में बहुत ही अच्छा करे। आपने बहुत अच्छा शब्द इसके लिए चुना, पर्सनालिटी। और पर्सनालिटी तभी खिलती है जब व्यक्ति की सोच अच्छी होगी, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा। के अच्छे पर्सनालिटी के पहलू हैं, जी, एजुकेशन को डालना है उस व्यक्ति में, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट आफ्टर ऑल वही मायने रखता है। होगी जिसको एनालाइज कर पाएगा, वो खुद ही समझ पाएगा मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। क्या एक लेवल के बाद ऐसा बन जाना चाहिए व्यक्ति, एजुकेशन का यही रोल होना चाहिए कि वो खुद डिसीजन ले सके। और एक बात यहाँ पे ये भी कहूँगा कि डिसीजन कभी गलत नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। जी, डिसीजन को सही साबित करने का जज्बा होना चाहिए। क्या बात है। तो रियली सर ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा, एंड पर्सनली मुझे ऐसा फील होता है आप रियलिटी में एक बहुत ज़्यादा अच्छे अध्यापक हो, एंड आई रियली विश कि काश आप मेरे स्कूल में पढ़ाते और मुझे भी नॉलेज मिलती, क्योंकि मेरे टाइम पे ऐसे टीचर्स मुझे नहीं मिले जो एक्चुअल में बच्चों की पर्सनालिटी निखारे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ पॉडकास्ट। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड शेयर करो, क्योंकि रियली थैंक यू सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक्स तो मैं कहूँगा कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म, जिस चीज़ का मैं भूखा हूँ, मुझे बस यही एक अंदर क्या टीचर बस गया है और वो मरता नहीं है, पनपता ही जा रहा है। तो ऐसे अवसर मिलते हैं, तो जब तक स्कूल में था तो स्कूल में था, उसके बाद रिटायरमेंट वाली लाइफ बड़ी थोड़ी बोरिंग सी हो ही जाती है, खास करके टीचर के लिए, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के साथ वो डील किया होता है, इसलिए बड़ा अकेलापन सा महसूस होता है। लेकिन एक बार फिर से मुझे ऐसा लगा कि मैं समाज के बच्चों के, लोगों के किसी काम आ रहा हूँ, और इसका ज़रिया आप लोग बन रहे हो, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। ऐसी कोशिश रहेगी, फिर हम मिलते रहेंगे, कुछ जी ऐसे सर, कारगर बिल्कुल। बातें करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहते हो सर? तो हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, मुझे अच्छी तरह से इस रूप में जानते हैं कि एक सुवाक्य के आधार पे, सुविचार जिसे कहते हैं हिंदी में, कि और वही मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि ईर्ष्या के पात्र बनो, दया के पात्र नहीं। यानी जिंदगी में आप ऐसे बनो कि लोग आपको देखकर ईर्ष्या करें, आपको देखकर किसी को दया आ जाए, ऐसा मत बनना, दया की भीख नहीं की मांग। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, कीप सपोर्टिंग। इस वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो, फैला दो, सारे स्टूडेंट तक पहुंचा।